अच्छा जी, तो अभी हमने जो डिस्कस किया है मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमने एक चीज बोली कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि वो रिसोर्सेज जो मैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करता हूँ। और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड जो है वो लैंड इटसेल्फ होता है, और तमाम वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज की जाती हैं, जैसे ऑयल, वाटर, कोल, वुड, मेटल, ओर्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ये तमाम वो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें जमीन से मिलती हैं, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Land refers to land itself and all the natural resources used in the production process. फिर मैंने आपसे ये बात बोली कि लेबर क्या है। लेबर रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो ह्यूमन रिसोर्सेज, वो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, उसको लेबर बोलते हैं। कैपिटल रेफर्स टू मनी रिक्वायर्ड टू सेट अप अ बिजनेस एंड पे फॉर डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस। वो रिसोर्सेज, वो पैसा जो मैं रिक्वायर्ड होता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, और तमाम वो मैन्युफैक्चर्ड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें बहुत अच्छी एग्जांपल आपकी आ जाएगी मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, ये सारे आपके कैपिटल के पार्ट बनेंगे। सही है। एंटरप्राइज एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहा जाता है। वो बंदा जो कि रिस्क ले रहा होता है एंड ही कंबाइंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक द रिस्क ऑफ रनिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर। वो बंदा जो कि तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर रहा है और रिस्क ले रहा है एक नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने का। फिर हमने आगे बात ये की, प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन वेरिंग प्रोपोर्शन. For example, in a school, capital resources and labor are required in greater quantity than land. Contrast, production of soft drinks such as Coca-Cola require large amount of machinery and therefore this process is capital intensive. अब जो आप पूछ रही थी सर कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव क्या होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ. इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है और उसकी नेचर पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने एक बहुत अच्छी हमें एग्जाम्पल दी हुई है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ. यहाँ पे उसने हमें एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है स्कूल की. ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन अ स्कूल कैपिटल रिसोर्सेज एंड लेबर आर रिक्वायर्ड इन ग्रेटर क्वांटिटीज. अब स्कूल में तो आपको पता है कि स्कूल में जाहिर सी बात है आपको जमीन चाहिए होगी, आपको क्लासेस के लिए प्रॉपर क्लासेस चाहिए होंगी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको ग्राउंड्स चाहिए जहाँ पे आप प्रॉपर मैचेस वगैरह करवा सकें बच्चों के, और मतलब इस तरह की फैसिलिटीज की आपको ज्यादा जरूरत. तो हमें लैंड चाहिए होगा, इसके अलावा हमें लेबर रिक्वायर्ड होगा. लेबर क्या होता है? लेबर यानी कि वर्कर्स, यानी कि जो स्टाफ है वहाँ का, टीचर्स हैं, वो हमें रिक्वायर्ड होंगे. तो हमने कहने का ये मकसद है हमारा कि स्कूल में कैपिटल रिसोर्सेज और लेबर की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हम दूसरे हाथ पे देखें तो हम ये बोलेंगे कि ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है. ठीक है, स्कूल जो है वो हम बोल सकते हैं लेबर इंटेंसिव है, वहां पे आपको टीचर्स, स्टाफ, ये लोग ज्यादा नजर आएंगे. लेकिन अगर मैं साथ ही बात कर लूं प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक की, तो सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री में आपको नजर आएगा लार्ज अमाउंट ऑफ मशीनरी. The capital. And therefore production is capital intensive. कोका कोला, आपको पता है कोका कोला में वर्कर्स कम काम कर रहे होते हैं लेकिन वहां पे मशीन्स बहुत ज्यादा यूज की जाती है. अब क्योंकि वहां पे मशीन्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, तो हम ये बोलेंगे कि ये प्रोसेस जो है ये बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, एज इट रिक्वायर मोर मशीनरी देन लेबर. क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा मशीनरी चाहिए होगी एज कंपेयर टू लेबर. लेबर के मुकाबले में हमें मशीन्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी. तो ये डिफाइन करता है कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव. जिस जगह पे लेबर आपको ज्यादा नजर आए, जिस जगह पे लेबर की ज्यादा जरूरत हो, उसको हम बोलेंगे लेबर इंटेंसिव. जहां पे आपको कैपिटल की ज्यादा जरूरत हो, कैपिटल से मेरा मुराद कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स,
ठीक है, इस तरह की चीजें आपको ज्यादा जरूरत हो, लार्ज क्वांटिटी या लार्ज अमाउंट में उनकी जरूरत हो, तो हम ऐसी इंडस्ट्री को बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन हर इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत लेबर भी रिक्वायर्ड होता है, थोड़ा बहुत कैपिटल भी आपको चाहिए होता है। जाहिर सी बात है, आप स्कूल में भी देखेंगे तो वहां पे प्रिंटर्स आपको नजर आ जाएंगे, वहां पे आपको हो सकता है आईपैड्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो पढ़ाने के लिए, वहां पे मल्टीमीडिया हो सकता है आपको नजर आ जाए। तो ये सारी चीजें हर जगह चाहिए होती है, बट डिपेंड ये करता है कि यार किस प्रोपोर्शनेट में आपको चाहिए, मतलब कौन सी चीज ज्यादा चाहिए और कौन सी चीज कम चाहिए। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव में क्या डिफरेंस। जी सर। अब हम आगे चलते हैं। सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। कोई भी इकोनॉमी होती है ना, वो डिवाइड की जाती है 3 सेक्टर्स। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री। नंबर 1, प्राइमरी सेक्टर। ये वो फर्म्स हैं जो एक्सट्रैक्ट करती हैं रॉ मटेरियल को फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जमीन में से एक्सट्रैक्शन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, ये सारा क्या प्रोसेस है, ये सारे प्रोसीजर को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। दिस कंटेन्स फर्म्स दैट एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। जब मैं उस प्रोसेस को कन्वर्ट कर देता हूं, यानी कि जब मैं उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं इनटू मैन्युफैक्चर्ड गुड, फाइनली उनको मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, जैसे बिल्डिंग बनाई जा रही है, रोड्स बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाई जा रही हैं, इस प्रोसीजर को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर। फाइनली हम क्या करेंगे, अब हमें उस फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको बेचना है, जनरल पब्लिक तक हमें उसको प्रोवाइड करना है। तो इस जो सर्विस सेक्टर होता है ना आपका, प्रोवाइडिंग सर्विस, फर्म्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू जनरल पब्लिक एंड अदर फर्म्स such as retail shops, doctor, dentist, school, hairdressers, advertising agencies, lawyers, financial advisors, insurance company, banks, ये सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इनको हम बोलेंगे टर्शियरी सेक्टर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्राइमरी सेक्टर इज 1, इसके अंदर हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को अर्थ से निकाल रहे हैं, जमीन में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जिसके अंदर हम इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू फिनिश्ड गुड्स। टर्शियरी सेक्टर वो है जिसके अंदर हम इस फाइनल प्रोडक्ट को जनरल पब्लिक तक डिलीवर कर रहे हैं, जनरल पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। इस सेक्टर को हम बोलेंगे टर्शियरी सेक्टर। इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगी रिटेल शॉप्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, स्कूल, हेयर ड्रेसर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, लॉयर, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ये सारा आपका टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है। आई होप सो आपको ये क्लियर है। अच्छा जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने क्या डिस्कस कर लिया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट फॉरगॉन बाय चूजिंग अनदर आइटम। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट है जो आप फॉरगो कर रहे हो बाय चूजिंग अनदर आइटम, जिसके अंदर आपको एग्जांपल्स नजर आ जाएंगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। एक तो आपको मिल जाएगी इंडिविजुअल लेवल पे भी, एक आपको फर्म लेवल पे भी मिल जाएगी, और तीसरी आपको गवर्नमेंट लेवल पे भी मिल जाएगी। इंडिविजुअल लेवल पे कैसे भाई, हम हर मर्रा की जिंदगी में हम डिसीजंस ले रहे होते हैं, हम चॉइसेस ले रहे होते हैं, चॉइसेस कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारी जो हम फॉरगो कर रहे हैं सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी। इसी के साथ साथ फर्म्स में हम बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि यार मैंने पहले फर्म ने सोचा कि यार हमारे पास लिमिटेड बजट है, तो हमें क्या मार्केटिंग में खर्च करना चाहिए पैसे, या हम XYZ किसी और काम में पैसे लगा दें, ठीक है, या हम नया इक्विपमेंट परचेज कर लें, नई मशीनरी खरीद लें। तो अगर नई इक्विपमेंट परचेज करते हैं तो मार्केटिंग जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। याद ये रखना है, इट शुड ऑलवेज बी सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट। जी सर। इसी तरह इकोनॉमिक लेवल पे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने बोला कि यार हमें फलां काम करना चाहिए, हमें क्या रोड बनाने चाहिए, या अपने बजट से हमें हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। अगर हॉस्पिटल्स बनाते हैं तो रोड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, अगर रोड्स बनाते हैं तो हॉस्पिटल्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको नजर आएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। ये 3 लेवल पे होती है, इंडिविजुअल, फर्म
और इकोनॉमिक। यहाँ पे देखिए क्या बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स इज अदर सब्जेक्ट यू हैव बीन स्टडिंग इंस्टेड। ठीक है, अगर आप आईजीसी, आप भी आईजीसीएसई पढ़ी है ना? नहीं सर, जीसीई। जीसी, सही है सही है। तो अगर आप जीसी इकोनॉमिक्स पढ़ती हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कि आप इसकी जगह कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकती थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ विजिटिंग सिनेमा, अगर आप सिनेमा विजिट करती हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? द सम ऑफ मनी यू कुड हैव अर्न्ड फ्रॉम बेबी सिटिंग फॉर योर नेबर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सिनेमा। आप ये कर सकती थी कि सिनेमा जाए बगैर आप बेबी सिटिंग कर सकती थी अपने साथ पड़ोसी के बच्चे की। आप पैसे भी कमा सकती थी। आपको पता है अगर कोई बंदा जॉब पे जाता है ना, अगर कोई बंदा जॉब पे जाता है तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। कैसे? वो इस तरह से इन्वॉल्व होती है कि भाई वो लेजर आवर्स फॉरगो कर रहा है, यानी कि जो वो पहले अपने आराम की जिंदगी गुजारता था, पहले वो सुकून में रहता था, देर से उठता था, लेजर आवर्स, तो अच्छी जिंदगी वो गुजार रहा था, अब वो खत्म हो गए लेजर। अब क्या उसको करना पड़ेगा? अब काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो लेजर आवर्स फॉरगो कर रहा है वो भी आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट है। जी बेटा। सर मैं बोली थी अपॉर्चुनिटी। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे जो हमें ये तो समझ आ गया बेसिकली कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट फॉरगॉन बाय चूजिंग अनदर राइट। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट में फॉरगो कर रहा हूँ उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। कभी कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट भी होती है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि all resources are of equal quality and that they are all equally suited to production of both commodity. They are equally suited to production of both commodities. सही है, क्वालिटी भी एक तरह की है और इक्वली सूटेड है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, मैं 2 आवर्स फॉरगो कर रहा हूं ताकि मैं 2 घंटा पढ़ाई कर सकूं एक्स्ट्रा। अगर मैं मूव करता हूं फ्रॉम 8 to 4, मैं 8 to 4 वाले कॉम्बिनेशन में जाता हूं तो आपको नजर आएगा 10 से 8 पे जा रहे हैं और 2 से 4 पे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको शो भी कर देता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये क्या करा जा रहा है? ये किया जा रहा है कि 2 आवर्स फॉर गो किए जा रहे हैं, लेजर आवर्स फॉर गो किए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू स्टडी एडिशनल 2 आवर्स। 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए 2 आवर्स हम फॉरगो कर रहे हैं। if one study an extra 2 hours, the opportunity cost is 2 hours of leisure that you could have, that you now cannot have. अब 2 घंटा मेरे पास चला जाएगा, 2 घंटे का लेजर मेरे पास नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 घंटे मैंने पढ़ाई कर ली। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि इक्वली सूटेड टू प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटी। Resources are of equal quality and that they are all equally suited for production of both commodities. ये एक ऐसी सिचुएशन है in which cost of pursuing a particular opportunity does not increase or decrease over time. ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी है हमारी परस्यू करने की इस एक पर्टिकुलर आइटम को या एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने की, वो अपॉर्चुनिटी जो है हमारे पास does not increase or decrease over time. इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसकी लाइन इसीलिए देखें स्ट्रेट होती है। नजर आया आपको? जी सर, समझ आ गया कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? समझ गई सर, समझ गई। अब आगे चलते हैं। अब आ गया पीपीसी। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ पीपीसी के बारे में। देखिए बेटा, पीपीसी क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली लिखो आप अपने पास, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी shows maximum possible, PPC shows maximum possible combination of two goods, maximum possible combination of two goods which can be produced with the given level of technology
and resources with the given level of technology and resources. सर एक सेकेंड, प्रोड्यूस्ड के बाद बताएं. Produced with the given level of technology With the given level of technology and resources over a specific time period. Over a specific time period. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. Production possibility curve shows maximum possible combination of two goods which can be produced with the given level of technology and resources over a specific time period. PPC एक ऐसा कर्व है जो मुझे शो करता है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस उन गुड्स की जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, उन दो गुड्स की. अब इसमें हम अजम्पशन ले रहे हैं, हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि एक इकोनॉमी बनाती ही सिर्फ दो गुड्स है. वो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, हम उससे सिर्फ दो तरह के गुड्स बना सकते हैं. तो उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मुझे शो करता है मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. यहाँ पे लिखा हुआ है assume a country called XYZ can only produce two type of goods, wooden furniture and olive oil. XYZ has limited amount of land, labor and capital. If producers wish to increase production of olive oil from O1 to O2, amount of wooden furniture manufactured will have to be decreased from W1 to W2. The opportunity cost of producing an extra O1 to O2 liters of olive oil is therefore W1 to W2. मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ग्राफ है जो यहाँ पे हमें शो ये कर रहा है कि ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक इकोनॉमी में विद द गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज. कौन से दो चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑलिव ऑयल और वुडन फर्नीचर. ऑलिव ऑयल और वुडन फर्नीचर. अब यहाँ पे बात वो ये कर रहा है कि यार अगर वो W1 से W2 पे जाता है तो वो क्या करेगा, वो यूनिट्स बढ़ा सकता है प्रोडक्शन के ऑलिव ऑयल के फ्रॉम O1 टू O2. इसका डिक्रीज करने से इसका इंक्रीज आपको नजर आएगा. W1 से W2 पे जाता है तो आपको नजर आएगा यहाँ पे वो O1 से O2 पे स्विच कर रहा है. शिफ्ट नहीं है, ये स्विच है. ठीक है बेटा, वो इस तरफ जा रहा है. अब ये सारे जो है हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है. अगर आप यहाँ पे देख लो ए वाला कॉम्बिनेशन अगर आप देखो तो वो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सारे जो यूनिट्स हैं वो वुडन फर्नीचर के बनाए जा रहे हैं ए पे. अगर आप सी पे देखो तो आपको नजर आएगा कि W1 और O1 जो है वो ये यूनिट्स बना रहे हैं. W1 और O1 ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वो बनाई जा रही है सी पे. डी पे देख लो आप, तो डी पे आपको नजर आएगा W2 और O2, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको नजर आ गई. अगर वो सी से डी पे जाता है तो वो ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और वुडन फर्नीचर की प्रोडक्शन कम कर रहा है. यानी कि he is foregoing some unit, the economy is basically foregoing some units of wooden furniture in order to produce some more units, some additional units of olive oil. अब आप मुझे ये बताएं ये कौन सा कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेट कर रहे हैं बेटा? सर ये कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट नहीं, ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का कौन सा इलस्ट्रेट कर रहा है? सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और ये कांस्टेंट नहीं है बेटा, ये कांस्टेंट नहीं है. ये आपको ग्राफ लग रहा है कांस्टेंट? हाँ नहीं, ये तो कर्व है. कर्व है ना, ये कांस्टेंट तो पॉसिबल ही नहीं है. स्ट्रेट था, ये कर्व है. हाँ मैंने आपको दिखाया था ना कांस्टेंट में. और कांस्टेंट हो भी नहीं सकता, ये इंक्रीजिंग है. ये देखो ये यहाँ से जा रहा है फिर ये बढ़. दूसरी चीज ये है यहाँ पे मुझे वैल्यूज थोड़ी गिवन है कि मैं बता सकूं कि मैं कितने यूनिट्स फॉरगो कर रहा हूँ. यहाँ पे मुझे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस शो किया हुआ है W1 W2 O1 O2. तो कांस्टेंट नहीं है ये. यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑलिव ऑयल इज प्रोड्यूस्ड एट द एक्सपेंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वुडन फर्नीचर.
इसके बदले मैं कुछ ना कुछ ये वुडन फर्नीचर फॉरगो कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सम मोर यूनिट्स ऑफ ऑलिव ऑयल, तो इसको मैं बोलूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जी सर। और कुछ और भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ये नजर आएगा, अगर आप ई पे देखें, ई पे देंगे वो पीपीसी कर्व के बाहर है, पीपीसी कर्व के बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पीपीसी कर्व के ही बाहर है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ही बाहर है, नॉट पॉसिबल। अगर आप ये देखो, अगर मैं पीपीसी कर्व के अंदर वाले पॉइंट की बात करूं तो ये शो कर रहा है इनएफिशिएंसी। हाँ, सारी रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे, एफिशिएंट नहीं है ये, एफिशिएंट नहीं है, सारी रिसोर्सेज यूज नहीं हो रही हैं। अगर आप पीपीसी कर्व के ऊपर देखें तो आपको नजर आएगा कि नहीं यार, रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं और ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ विद एफिशिएंसी। अगर मैं ए प्रोड्यूस करता हूँ, ए वाले कॉम्बिनेशन पे ऑपरेट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सारे यूनिट्स बनाऊंगा वुडन फर्नीचर के, और ऑलिव ऑयल के कुछ भी यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे। हाँ। अगर सी पे देखें तो कुछ यूनिट्स ऑलिव ऑयल के प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कुछ यूनिट्स वुडन फर्नीचर के किए जा रहे हैं। सेम गोस फॉर डी, डी पे भी ऐसे ही है, लेकिन डी पे हम कुछ यूनिट्स फॉरगो कर रहे हैं वुडन फर्नीचर के इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सम मोर यूनिट्स ऑफ ऑलिव ऑयल। बी पे अगर आप देखें तो बी पे मैं सारे यूनिट्स ऑलिव ऑयल के बना रहा हूँ और कुछ भी यूनिट मैं वुडन फर्नीचर के नहीं बना रहा। तो दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये जो ग्राफ है वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस इज शोइंग इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इसको कॉपी कर लें। जी।